मेरठ में त्राहिमाम 3 दिन से चल रहा है। गलती किसकी है, क्या है, वो बाद की बातें हैं कि वहाँ लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं और जो नुमाइंदे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, चाहे दूसरे लोग हों, वो उनको सांत्वना देने भी नहीं जा रहे। वो उनको ये भी बताने नहीं जा रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका तो पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन हम इंसानियत के तौर पर आपके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ये भी नहीं बता पा रहे भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डीडी न्यूज सरकारी न्यूज चैनल है, लेकिन उसके एंकर क्या भारतीय जनता पार्टी से सुपारी लेकर कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, भाषा शैली की मर्यादा को भुला देंगे। और मीडिया इस वक्त जो दरबारी हुआ पड़ा है वो कहीं ना कहीं अपने रंग और ज्यादा दिखा रहा है। अब वो बढ़ते हुए रंग या फिर उभरते हुए रंग इस डेमोक्रेसी को किस तरह से हताहत कर रहे हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका, आपके दर्शकों का भी। सर, गोदी मीडिया जो कीर्तिमान रच चुका है, देश के इतिहास के जो पन्ने हैं उसमें वो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब जो सरकारी मीडिया है वहां बैठे एंकर्स तो मतलब उससे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जिस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब किस तरह से देखा जाए उसको, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव जी एक वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं, लेकिन उनकी वरिष्ठता उनकी भाषा शैली से क्यों नहीं झलकती है। देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसी बातें करना, ठीक है आप किसी विचारधारा के हो सकते हैं, आपको कोई पसंद हो सकता है, लेकिन कम से कम टीवी पर बैठकर उसको प्रदर्शित तो ना करें। पत्रकारिता का हुनर तो यही कहता है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, ये गोदी मीडिया का शब्द भी जो हमने सुना है ये 2014 के बाद ही इजाद हुआ है। इससे पहले कोई गोदी मीडिया का उस तरह का हमने सुना नहीं था। और मीडिया के कुछ पत्रकार हों या कुछ संस्थान हों, उनके ऊपर ये आरोप जरूर लगता रहा है कि ये सरकार के पिट्ठू हैं या ये सरकार के लिए काम करते हैं। उसमें चंद लोग होते थे और जिनके ऊपर आरोप भी लगता था, उनका व्यवहार इस तरह का होता था कि सीधे सीधे आम जनता में ये मैसेज ना जाए, सीधे सीधे ना दिखे कि हम सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं। वो इस तरीके से चीजों को करते थे। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई कांग्रेस की सरकार में आरोप लगता था कि एनडीटीवी जो है वो सरकार का पिट्ठू है और सरकार के लिए करता है, लेकिन एनडीटीवी की अपनी एक साख भी बनी हुई थी देश में। एनडीटीवी बहुत अच्छी खबरें करता था, कई सारे तथ्यों पे खबरें करता था, अलग अलग खबरें निकाल के लाता था, जन सरोकार की खबरें भी दिखाता था, सरकार के लिए भी करता था और कभी कभी सरकार की खिंचाई भी करता था। तो एक बैलेंस बना के रखता था, तो इसलिए सीधा सीधा आरोप कभी नहीं लग पाता था। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से एकाएक परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता चैनलों पर बैठते हैं उनसे 2 कदम आगे चलते हुए एंकर दिखाई दिए। अब एंकर क्या होता है, एंकर की औकात क्या होती है, ये भी आप जानते हैं कि उसको पर्ची पे लिख के दे दिया जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर पे जो चलता रहता है वो पढ़ता रहता है। ना वो कहीं अपना दिमाग लगा सकता, ना अपने दिमाग से कुछ बोल सकता और ना उसको कुछ पता, क्योंकि अधिकतर लोग जो एंकर हैं उन्होंने पत्रकारिता का कै खे गै भी नहीं पढ़ा है। मैं तो जानता हूँ इंडस्ट्री को, मुझे तो 35 साल हो गए हैं। मैं तो शुरुआत में दूरदर्शन हो, चाहे बीबीसी हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे सहारा हो, चाहे तमाम चैनलों को मैं देख चुका हूँ। तो हमसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। तो इनको कोई जानकारी है ही नहीं और ये ज्ञान बिखेर रहे हैं आज, और आज बम बम इनका चल रहा है। आप देखेंगे कि कई सारे चैनलों के जो एंकर हैं वो क्या बोलते हैं उसको, सुपारी लिए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की सुपारी लेकर बैठे हुए हैं। और वो पीछे रह जाते हैं कई बार पार्टी के प्रवक्ता भी, और ये आगे बढ़ के बोलते हैं। उसी की जो चर्चा आप कर रहे हैं आज की डेट में, जो दूरदर्शन पे चल रही है। पहले दूरदर्शन सरकारी चैनल है, सबको पता है, सरकार के दबाव में सरकार के हिसाब से काम करता है, पहले भी करता था, लेकिन पहले तो इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं। अभी जो एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये जो एंकर हैं दूरदर्शन के, वो उसमें
सावरकर की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, तमाम चीचा लेदर दोनों तरफ से हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा है, कांग्रेस का प्रवक्ता भी इस तरीके से नहीं बोल पा रहा है। जिस तरह से एंकर बखिया उधेड़ रहे हैं और एंकर बता रहे हैं कि सावरकर की जूती की नोक के बराबर और उसकी धूल के कण के बराबर भी ना राहुल गांधी है ना वो प्रवक्ता है। इस तरह की तो भाषा का प्रयोग हो रहा है। जब हम इसको दूसरे चश्मे से देखते हैं तो ये लगता है कि दूरदर्शन में आजकल जो क्रांतिकारियों का प्रोग्राम चल रहा है उसमें दो क्रांतिकारी हैं, वो दिखाना चाहते हैं सरकार को कि मैं बड़ा चमचा हूं या वो वाला बड़ा चमचा है। तो आपस में ही दोनों में एक दौड़ चल रही है और उस दौड़ को कौन जीते और कौन अपने आका से उसका जो है इनाम प्राप्त करे और कुछ जो है सिक्के की खनक वहां तक पहुंचे, है जी, राग दरबारी कौन ज्यादा दिखाए करके उसकी होड़ चल रही है। अब इस होड़ में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात अलहदा है, लेकिन मीडिया किस दौर में आ गया है, मीडिया के ऊपर जो लांछन लग रहे हैं, आम जनता जिस प्रकार से देख रही है, जैसे पहले बहुत आरोप पत्रकारों पे और मीडिया संस्थानों पे लगते रहे हैं, अब वो सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हिसाब से आप कहें कि जो नंग टाइप के लोग हैं वो चौड़े होके घूम रहे हैं और जो ठीक ठाक लोग हैं वो घर में बैठे हुए किसी तरह अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना रोजी रोजगार का जुगाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जो नंग टाइप के, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो दूसरे लोग हों, वो मीडिया को बेचने का काम करते हों, मीडिया के बहाने लूटने का काम करते हों, उनकी दुकानें बहुत अच्छी आजकल चल रही हैं। और गोदी मीडिया का प्रचार प्रसार जो है विस्तार बहुत बढ़िया इस दौरान हुआ है 2014 के बाद। आप देखिए कि किसी भी चैनल पे, किसी भी मीडिया संस्थान में, किसी भी अखबार में वो मुद्दे गौण हो गए हैं, बेरोजगारी के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, आम जनता के, सरोकार, किसानों के। आप दुर्भाग्य देखिए किसानों का, पिछले 15 दिनों से लगातार बीच बीच में पता नहीं कहां से बारिश आ जाती है, किसानों की फसलें पकी खड़ी हैं, गेहूं की, सरसों की, चने की, दलहन की कई फसलें सब बर्बाद हो रही हैं। इस पर कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। जिस किसान ने फसल पहले निकाल भी ली है या उसकी फसल तैयार है, सरकार उसको खरीद ही नहीं रही है। मंडियों में जब वो जाता है कहते हैं फलाने दिन खरीदेंगे, उसके बाद खरीदेंगे, इसके बाद खरीदेंगे, और उसकी फसलों में 10 कमियां निकाल देते हैं। ये तो सीलन भरी है, ये तो अभी तैयार नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर औने पौने दाम में दलाल खरीद लेता है और वही दलाल उसी मंडी में उसी रेट पर, सरकारी रेट पर जाके बेच देता है। जो मुनाफा होता है आधा मंडी का अधिकारी और आधा जो है दलाल बांट लेता है। ये देश में चल रहा क्या? इस पे कोई मीडिया में स्टिंग ऑपरेशन या मीडिया में कोई चर्चा कहीं देखी है आपने किसी चैनल पे? क्योंकि हम दूसरे एजेंडों में लगे हुए हैं। कहने के लिए हम पत्रकार हैं, लेकिन हम चाटुकारिता में सबसे आगे, जूते चाटने में आगे हैं सरकार के। तो जब ये इस तरह की चीजें मीडिया में बन जाएंगी तो फिर मीडिया का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब ये जो कुछ यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, दूसरे सोशल मीडिया के चैनल चल रहे हैं या सोशल मीडिया पर न्यूज चल रही है, उनको दिखाना इसलिए मजबूरी है कि वो सही दिखाते हैं तो लोग उनको देखते हैं और उससे उनके व्यूअर और उनके दर्शक बढ़ते हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि चैनलों से कहीं अधिक दर्शक आज जो है यूट्यूब चैनलों में आ गए हैं, क्योंकि दर्शक भी सच्चाई सुनना चाहते हैं, वो उब चुके हैं। अब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरठ में त्राहिमाम 3 दिन से चल रहा है। गलती किसकी है, क्या है, वो बाद की बातें हैं कि वहां लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, और जो नुमाइंदे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों चाहे दूसरे लोग हों, वो उनको सांत्वना देने भी नहीं जा रहे। वो उनको ये भी बताने नहीं जा रहे हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका तो पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन हम इंसानियत के तौर पर आपके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ये भी नहीं बता पा रहे भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार। तो ये चल रहा है देश में आजकल। सर, एक तरफ तो ये दरबारी मीडिया की कहानी है, दूसरी तरफ लोकतंत्र की बात है। अब लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो ये पिलर जो डगमगा रहा है उसको कैसे संभाल पाएंगे? कोई संभालने के लिए होगा या फिर अब वर्स्ट परिस्थितियां बनने जा रही देश के अंदर? क्योंकि
ये काम जो मोदी गवर्नमेंट के दरमियान हो रहा है मीडिया के साथ में, अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या सही कर देगी? क्या उसके राज में सब कुछ सही हो जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं हिमांशु जी, देखे, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नई सरकार आएगी और जादू की छड़ी चलाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जो अब हो रहा है ये परंपराएं बनने जा रहे हैं आगे के समय के लिए। ये सब परंपराएं बन रही हैं और कल को कहने के लिए ये होगा, पहले भी तो होता था। अब आज मोदी जी कह रहे हैं ना कि नेहरू जी ने ये कर दिया था, कुछ भी बोलो तो इंदिरा गांधी ये करती थी। आप अगर चुनाव आयुक्त पे कोई इल्जाम लगाते तो कहते अरे आपने तो गिल को मंत्री बना दिया था। तो इस तरह से ये परंपराएं बन रही हैं और इन परंपराओं का जो है बहाना करते हुए नई चीजें होंगी और आने वाली सरकारें भी इसी तरह से करेंगी, वो इससे अछूती नहीं रहेंगी। आज आप देखिए देश में दो बड़े मामले चल रहे हैं। चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल में, आसाम में हो चुका है, बाकी 5 राज्यों में टोटल मिला के चुनाव है। लेकिन हमारे चुनाव आयोग का विशेष फोकस वेस्ट बंगाल में है और विशेष फोकस एक विशेष पार्टी पे है। एक तो ये है, मीडिया उसको कितना प्रचारित कर रहा है, कितना उसका विश्लेषण कर रहा है, वो आपके सामने है। दूसरा जो घटना आज बहुत बड़ी चल रही है, अभी भी चल रही है जब हम और आप बात कर रहे हैं, नोएडा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो एक मजबूत शहर माना जाता है दिल्ली के पास में, बहुत तेजी से विकसित होता हुआ शहर है नोएडा। आज उसमें मजदूर सड़कों पर उतर गए, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, उग्र रूप उन्होंने धारण कर लिया है। अब वहां की जो डीएम है वो बता रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, सुरक्षित हाथों में मामला है और हम सबको बोनस दिलाएंगे और सबके बैंक में पहुंच जाएगा। वो अपना मीडिया को बता रही है। देश एक परिवार संभालना है, उधर ज्ञानेश जी कलकत्ता संभाल रहे हैं और उनकी बेटी नोएडा संभाल रही है। अब देश की हालत में समझ लें, योगी जी भी बंगाल में है और देश संभालने वाले योगी जी भी वहां जाकर रील बनवा रहे हैं। हाँ, नहीं वही मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए जिसके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी थी वो वेस्ट बंगाल में है और जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी थी वो भी वेस्ट बंगाल में है। और दुनिया चर्चा कर रही है हॉर्मुज की, और दुनिया चर्चा कर रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की, और हम लोग चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। हमें कोई सरोकार न इजराइल से है, न अमेरिका से है, न ईरान से है। आप ये देखिए हॉर्मुज की बात हो रही है, पाकिस्तान शांति वार्ता करा रहा है, भारत कहाँ खड़ा हुआ है? ये जो युद्ध हो रहा है जो और उग्र होगा, क्योंकि शांति वार्ता तो फेल हो गई है। और मैं तो ये कहता हूँ बल्कि वो शांति वार्ता थी भी नहीं, वो तो अमेरिका ने पैतरा चला था ताकि उसको 2-5 दिन का एक ब्रेक मिल जाए, ताकि इसमें उसको संभलने का टाइम मिल जाए। और वो टाइम ईरान को भी चाहिए था, इसलिए ईरान सहमत था उस पर। अब वो 5 दिन में अपने सबने तैयारियां कर ली हैं, अब भीषण युद्ध और होगा आगे। तो ये जो युद्ध चल रहा है और ये युद्ध होगा आगे, इसमें भारत कहाँ खड़ा है? भारत की तैयारियां कहाँ हैं? अभी जो है बैसाखी हो गई है, हमारी गेहूं की फसलें लगभग कट गई है या बर्बाद हो गई है, बारिश में जो भी होना था हो चुका है। अब नई फसल किसान को लगानी है। अब जो खरीफ की फसल नहीं लगेगी उसमें किसान को खाद चाहिए। खाद वहीं से आता है, गल्फ कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से आता है, हॉर्मुज से होके आता है 80%। तो फिर खेती कैसे होगी? अगर खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो देश की परिस्थितियां क्या होंगी? इसका विचार कौन करेगा? जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या वेस्ट बंगाल में जाके इस पर विचार होगा? तो ये सारी चीजें सोचने वाली बात है कि लोग जो है पदों पर बैठ जाते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते नहीं। अगर हमें देश को ठीक चलाना है, अपने सिस्टम को ठीक चलाना है, तो जो जिम्मेदारी जिसको मिली है, अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर हर व्यक्ति ईमानदारी से निभाने लगेगा तो सब पटरी पर पहिया चलेगा और बहुत अच्छा देश भी चलेगा, प्रदेश भी चलेगा, जिला भी चलेगा। लेकिन जब आपकी नीयत में खोट होगा और आपकी नीयत कुछ और होगी तो वहां पे इस तरह की गड़बड़ियां होंगी ही। देखिए कभी भी, चाहे रामराज हो आपका, चाहे महाभारत काल हो, चाहे रामायण काल हो, अच्छे बुरे लोग तो हमेशा रहे हैं। अंग्रेजों के काल में, मुगलों के काल में भी दो तरफा लोग रहते थे, लेकिन वो चंद लोग होते हैं।
ज्यादा बड़ी तादाद जो होती है वो सामाजिक लोगों की, अच्छे लोगों की, जिनको शर्म हया और इस तरह की चीजें होती, उनकी तादाद ज्यादा रहती है, इसलिए ये चीजें गौण हो जाती थी। आज तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही है कि नंग लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और अच्छे लोग दाना दून का ढूंढ रहे हैं। एक चौपाई है रामायण में, आपने सुनी होगी कि सिया राम कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना दून का और कौवा मोती खाएगा। तो कौवे मोती खा रहे हैं और हंस ढूंढ रहा, भैया कोई दाना दून का मिल जाए तो हमें भी दे दो, 3 दिन से खाना नहीं खाया। अच्छा तो सर, आज नहीं, आज इसको मैं आज मैं इसको अभी खत्म कर रहा हूँ। आज चाहे कोई अच्छे नेता हो, वो कोई कुर्सी ढूंढ रहे हैं, भैया मुझे भी कोई जिम्मेदारी मिल जाए। अच्छे पत्रकार हो, वो कोई अच्छा संस्थान या कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। तो सब अपने अपनी तलाश में अच्छे लोग, लेकिन नंग लोगों का कब्जा हर जगह है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो दूसरी नौकरी हो, चाहे वो जिम्मेदारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह नंगों का कब्जा है। विश्लेषण आप कर लीजिए उसका। अच्छा सर, सावरकर को वीर बनाना चाहता है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इतिहास जो है वो उस तरह से देखा जाए, लेकिन अशोक जी ऐसा क्यों चाह रहे हैं? मतलब अशोक जी का चाहना क्या दिखाता है? बीजेपी चाहे, आरएसएस चाहे, कांग्रेस कुछ और चाहे, लेकिन अशोक जी क्यों चाहे भाई? देखिए हिमांशु जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक होड़ लगी हुई है कि हम कितनी चाटुकारिता कर सकते हैं, कितना अपने आका को दिखा सकते हैं कि हम आपके जूते चमका रहे हैं, और चाहे जीभ 3 बार फेरनी पड़े, जूते में चमक आनी चाहिए और उसका इनाम हम पाना चाहते हैं। पत्रकार का काम है परिस्थितियों को जनता के सामने रखना। उसके लिए ये नहीं होता है कि वो कोई इंसाफ करने जा रहा है या वो कुछ कर पाएगा, नहीं करेगा। पत्रकार का काम है, एक डाकिया वाला काम है। उधर से खबर मिली और उस खबर को परोस दिया लोगों में जाकर, और सच्चाई बताने की और तथ्य बताने की कोशिश उसकी रहती है। एंकर का काम है कि वो विश्लेषण करता है और वो अलग अलग जो पार्टी प्रवक्ता हैं उनको एक मौका देता है, बात करता है। और खासकर जो पहले चीजें होती थी कि विमुख रहता था कोई भी एंकर, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता पर उससे ज्यादा सवाल पूछे जाते थे। उससे ज्यादा सवाल इसलिए पूछे जाते थे कि भाई वो सरकार में है, सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है। तो विपक्ष भी काम करता था और विपक्ष का काम भी पत्रकार और एंकर करते थे। कड़वे सवाल पूछते थे पार्टी प्रवक्ता से, क्योंकि भाई आपकी सरकार है। यही भारतीय जनता पार्टी हमें सवाल देती थी, इनके दिए हुए सवाल हम जैसे लोग पूछते थे। हम कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछते थे, कहीं डिबेट में मौका मिले वहां भी पूछते थे, अपनी स्टोरी में भी पूछते थे। मैंने बहुत स्टोरियां लिखी है, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, 2G पे, कोल घोटाले पे, कॉमनवेल्थ गेम पे। खूब पेला हमने कांग्रेस को, कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो सत्ता में थी। हमने 2008-2009 में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें खींचा है बहुत ज्यादा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 12-13 साल से, तो सवाल क्या कांग्रेस से पूछे? जब सवाल भारतीय जनता पार्टी से आप पूछते हैं तो लोग फिर आपके ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप कर लेते हैं। अगर आप कांग्रेस से सवाल पूछे या विपक्ष से सवाल पूछेंगे, फिर कहेंगे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बीजेपी को कुछ नहीं कहते। क्योंकि जमाना अंधभक्तों का है, अंधे हो गए लोग, दिखाई नहीं दे रहा है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। अब अभी आपने जिक्र किया कि भाई एक वो एंकर क्यों लगे हुए हैं सावरकर जी को वीर बनाने में और ये करने में। वो तो भारतीय जनता पार्टी बनाए, ठीक है, समझ में आता है। कोई उनके विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के कोई प्रवक्ता चैनल पे आते हैं, अगर वो बनाते हैं ठीक है, लेकिन एंकर क्यों बनाए? अरे एंकर को भी अपनी चाटुकारिता दिखानी है ना उनको। एंकर को भी बताना है ना भैया मैं आप ही के बीच का हूं, भले ही मैं यहाँ जज की कुर्सी पर बैठा हूं मैं आपका, चिंता मत करो आप। तो ये तो दुर्भाग्य उस कुर्सी का है जिस पर वो बैठे हैं। हमें तो ये पता है कि कुर्सी पर बैठते ही आपकी 5 इंद्रियां एक्टिव हो जाती है और आपको ये एहसास करा देती है कि आप किसी के नहीं हैं, आप आम जनता के हैं और आपको यहाँ बैठ के इंसाफ करना है। मैं आपको हिमांशु जी एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि मुझे प्रेस क्लब में एक इलेक्शन में मेरी जीत हुई और मुझे
वहां पे स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि भाई जितने भी पत्रकार मेंबर बनेंगे प्रेस क्लब के, उनमें कोई गलत व्यक्ति ना हो। अब मुझे लगता था कि यार मैं कैसे इंसाफ कर पाऊंगा, मैं कैसे किसको रिजेक्ट करूं, किसको बनाऊं, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिल गई है। और मुझे एहसास हो गया भैया कोई हो, चाहे वो अपना दोस्त हो, चाहे कोई दुश्मन हो, हमें ईमानदारी से काम करना है। और उस ईमानदारी का हश्र ये हुआ कि वो प्रेस क्लब के दूसरे सदस्य ही हमारे खिलाफ हो गए। वो बोले ये बनाइए आप, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, काहे आप दूसरे लोगों को बना रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से कुर्सी की साख को बचाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। इतना आसानी से आप बच नहीं सकते, क्योंकि जमाना जो है वो नंगों का है और इतना जहर समाज में फैल चुका है कि किसी भी भले व्यक्ति का जीना दूभर हो चुका है आज की डेट में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।